और खबर तफसील से हसनपुरा अरवनी में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इसके बाद कुलगाम पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी और फौज की मुश्तरका टीमों ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। तलाशी कार्रवाई के दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जराये के मुताबिक इलाके में 2 मिलिटेंट मौजूद हैं। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में गोलियों का तबादला जारी था। शोपियां जिले में शदीद बर्फबारी की वजह से गुलाब टैंक किलर इलाके में शब्बीर अहमद मीर का शेड शदीद बर्फबारी से गिर गया और यह खानदान बाल बाल बच गया, जिसके बाद पुलिस ने मज़कूरा खानदान को दूसरी जगह मुंतकिल किया और उनके लिए खाने पीने की चीजें दस्तयाब रखीं। शब्बीर अहमद मीर ने बताया कि वो बरसों से इसी शेड में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गरीब होने की वजह से मकान तामीर नहीं कर पाए। उन्होंने मजीद बताया कि अगरचे उन्होंने सरकारी दफातर के चक्कर काट कर इंदिरा आवास योजना के लिए फॉर्म भी जमा करवाया था, ताहम उन्हें आज तक मकान बनाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शोपियां और तहसीलदार किलर अब्दुल रशीद भी इस खानदान से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि इंदिरा आवास योजना के तहत उनको मकान तामीर करके दिया जाएगा। गुलाब टैंक इलाके में ही एक और गुलाम अहमद भट्ट का मकान भी खस्ताहाली का शिकार है और उसे भी पुलिस ने दूसरी जगह मुंतकिल किया है। गिरो 2 बजे रोज पत आए लड़के 5-8 पत नी तमो डेर कड़ित तो पत आव कलर साहब कलर थानुक साहब तम कर हमदर्दी सही सह वो तम तुल शीन योर यप सोमरवन योर दोपन पा क्या पर पत घर वाले होत तबेला दोप बे तन पे तन वो क्या कर सह दिम साहबन मे बे लट फार्म काकत कहें हम कर ओर योर तो कहें आज पगह मे गई तमिस वन मे गई 6 वरी अत मे खुद 7 वरी तो अत जेटे गोमुत कह सर पत अपील कर 23 केस दोपो पे नाव कर मेंटेन तथ में नाव तो दोपक अमिस जेटे गोमुत बस एडमिनिस्ट्रेशन कर गुजारिश ये थी नफर गड तुल। इनका नाम शबीर अहमद है। हमने देखा कि इनका जो जिसमें रहाइश कर रहे थे इनका ये गिर चुका है, तो हमने डीसी साहब की नोटिस में भी लाया है, तो इसको हम भरपूर मदद करेंगे। पूरी तौर पर हम इनको पूरी तौर से मदद करेंगे। इनके सामने हमने बात भी की डीसी साहब की। जिला रामबन के बालाई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के बाद मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हुई है। जिले के महंगत में 6 फुट, नील में 4 फुट, पुगल परिस्तान में 3 से 4 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। गोल सिंगलदान और राजगढ़ बटूत में भी भारी बर्फबारी हुई है। कई घरों को नुकसान पहुंचा। जिले के दूर दराज इलाकाजात के तमाम सड़क राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। बिजली गायब, पानी का निज़ाम भी अबतर हो गया है। लोगों को घरों तक राशन पहुंचाने में भी मुश्किलात का सामना है। रामसू के अवामी नुमाइंदों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि तरजीहाती बुनियादों पर आवाम को बुनियादी सहूलत पहुंचाई जाए। डीसी ने कहा कि सड़क राब्तों की बहाली करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लिंक रोड हमारे सारे मुनक़ता है और इलाके में इस वक्त न बिजली का कोई माकूल इंतज़ाम है और रोड क्लियरेंस के लिए भी अभी तक कोई ज़िला इंतज़ामिया ने कोई कदम माकूल नहीं उठाए हैं। और नेशनल हाईवे तो आप खुद ही जानते हैं कि बंद है, काफ़ी इस पे पसिया वगैरह आई है। उस एरिया में जो बर्फबारी हुई है, जितने भी रोड है इनको कोशिश करें जल्द से जल्द है जो कोशिश करें इनको खोलने की। और उसके साथ साथ जो बिजली की परेशानियां हैं, बहुत सारे एरियाज में जो है बहुत सारी स्लाइड हुई है, रोड दब गए हैं और पाइपें जितनी भी इनके जो खंबे वगैरह थे, बिजली लाइन जो वो कट हुए हैं। आज सुबह से ही हमारी तीनों डिविजन्स जो है वो रोड्स को रिस्टोर कर रही हैं। कल आपको पता है कि रामबन गूल का रोड भी 14 किलोमीटर कंगा के पास बंद हो चुका था, उसको भी अर्ली रेस्टोरेशन के लिए किया जा रहा है। विद इम्प्रूवमेंट इन वेदर आज शाम तक हमारी कोशिश होगी कि जितने भी लिंक रोड्स हैं, बड़े बड़े लिंक रोड्स हैं, उनको हम क्लियर कर लें। जिला पुंछ में बर्फबारी के बाद बिजली सप्लाई के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिला भर में सैकड़ों खंबे टूट गए हैं, दर्जनों ट्रांसफार्मर जमीन बोस हो गए हैं। कई सब स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन और दीगर अफसरों ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया। महकमे के मुलाजिमीन बिजली सप्लाई बहाल करने के काम पर लगे हुए हैं। पीडीडी के अफसर ने बताया कि बड़े पैमाने पर हुई तबाही के चलते बिजली पूरी तरह बहाल करने में मजीद 2 से 4 दिन लगेंगे। हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। इसमें
آپ کی مدد سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اچھے ڈھنگ سے پاور چلا پائیں، کیونکہ بہت سارا نقصان ہو گیا، ہمیں 1-2 دن لگ جائیں گے کیونکہ ہمارے پول بہت ٹوٹ گئے ہیں، کنڈکٹر ٹوٹ گیا اور کافی نقصان، ایون کہ اسٹیشن جو ہیں وہ پول کے سمیت گر گئے ہیں، پول ٹوٹے ہوئے۔ خراب ٹرانسفارمر کی وجہ سے ٹنگمرگ فیروزپورہ کے شمس کالونی میں گزشتہ کئی روز سے تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ناکارہ ٹرانسفارمر کو ورکشاپ لے جانے میں متعلقہ محکمے کی جانب سے تاخیر کی جا رہی ہے۔ ٹرانسفارمر ابھی بھی برف کے نیچے دبا ہوا ہے۔ متعلقین کو مطلع کرنے کے باوجود بھی محکمے کے کسی ملازم نے اس کالونی کی جانب آنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ لوگوں نے ٹرانسفارمر کو جلد سے جلد ٹھیک کرانے کا مطالبہ کیا۔ سیاحتی مقام گلمرگ کے کنڈوری میں تیز ہواؤں نے وہاں موجود سیاحوں اور مقامی لوگوں کو خوف و ہراس میں ڈال دیا۔ گزشتہ روز سے یہاں اتنی تیز رفتار سے ہوائیں چلنے لگی جس سے سیاح اور کنڈوری میں سیاحت سے جڑے عام لوگ بھی سہم گئے۔ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گلمرگ کے کنڈوری میں سنو بائک والے سیاح اسکیئر تیز رفتار ہواؤں سے بچنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ان ہواؤں سے برفانی طوفان آنے کے خدشات بھی لاحق ہیں۔ گلمرگ میں 4 فٹ سے زیادہ برف جمع ہوئی ہے۔ انڈوری اور افروٹ میں 5 فٹ سے زیادہ برف جمع ہوئی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے برف باری کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے یا طوفان آنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کپواڑہ ضلع میں بھاری برفباری کی وجہ سے بالائی علاقوں کے سڑک رابطے بند ہیں۔ آج کرنا سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں کئی مریضوں کو علاج کے لیے سری نگر منتقل کرنا ضروری بن گیا تھا۔ ایسے میں بی ایس ایف نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے ٹنگڈار کرنا میں درماندہ 4 مریضوں کو ہوائی سروس فراہم کی۔ مریضوں کو اسپتال پہنچایا گیا۔ بھاری برفباری کے بعد کرنا کپواڑہ سڑک بند کر دی گئی ہے۔ بی ایس ایف کے اس اقدام کی لوگوں نے کافی ستائش کی ہے۔ وہاں سے ریکویزیشن آئی تھی اور سیما صاحب نے بھی دی تھی، چونکہ موسمی حالات خراب تھے، ہم نے فوجی ڈیوگام صاحب کو ریکویزیشن بھیجی، تو ہم نے ڈی آئی جی بی ایس ایف کپواڑہ سے ریکویسٹ کر کے اور جو جی او سی ہمارے یہاں آرمی کے ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے ان کو اکاموڈیٹ کروایا اور ان کو ایئر لفٹ کیا گیا ہے، اور باضابطہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اور ڈیوگام صاحب کو اس چیز کی انٹیمیشن دی گئی، اور وہاں بھی جو ہما میں ہے بی ایس ایف کا ایئر بیس جو ہے وہاں پہ ہم نے ایمبولینس وغیرہ بھی بھیج دی گئی ہے۔ ہم نے پراپر ان کو ایویکویٹ کیا ہے اور ٹائملی ایویکویٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ رات کو کچھ ایمرجنسی کی سرجری بھی ہمارے بی ایم صاحب نے ٹنگدار میں کی ہے، اس کے لیے ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں آرمی اور بی ایس ایف کا پھر ایک بار اپریسیشن بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ 27 بٹالین بی ایس ایف سے ابھی ہم 4 پیشنٹ لے کے آئے ہیں تنگدھار سے۔ تنگدھار میں بھی ہیوی سنو فال ہوا ہے پچھلے 3 سے 4 دن سے۔ ان 4 پیشنٹ کو ضرورت تھی ہائر سینٹر کی، پر روڈ بلاک ہونے کے کارن ہم ایویکویٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس میں ایک پیشنٹ کو چیسٹ پین کے ساتھ کمپلین آئی تھی، اس کو انٹیریئر وال ایم آئی تھا وتھ بلاکیج آف ہارٹ، تو اس کو تھرمولائز کر کے مینٹیننس کر رہے تھے وہاں پہ۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے تلیل میں پولیس نے بڑواب نامی علاقے میں اس وقت ایک 18 سالہ گونگے اور بہرے نوجوان کو بچایا جب یہ نوجوان اچانک اپنے گھر سے لاپتہ ہو گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ علاقے میں بھاری برفباری کے چلتے جسمانی طور پر کمزور یہ نوجوان برف کے اندر پھنس گیا تھا، اور اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم نے فوری طور پر تلاشی کارروائی کر کے اس نوجوان کو بحفاظت بچا لیا۔ جی او سی 15 کور ڈی پی پانڈے نے آج سری نگر میں گرودوارہ چھٹی پادشاہی کا دورہ کیا۔ جی او سی نے کہا کہ انہوں نے لوگوں اور جوانوں کے لیے امن اور خوشحالی کی دعا کی۔ برفانی علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈی پی پانڈے نے کہا کہ فوج مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کے عہد کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو صحیح راستے پر لے جانے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ دعا یہی کری ہے کہ کشمیر کے اندر ایک پیس اور پراسپیرٹی رہے، لوگ خوشحال رہیں، اور ہمارے جو جتنے جوان ہیں چنار کور کے جہاں جہاں بھی تتپر ہے سجگ اور صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی دیں۔ انڈین آرمی میں جو کام کرا ہے ریسکیو آپریشن کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں جہاں پر بھی ہمارے لوگ ہیں، کشمیری لوگ ہیں، سویلین پاپولیشن ہے، یہیں پر چاہے یہی کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں، پورے دیش بھر میں یا دنیا میں ہمارا ایک طریقہ رہا ہے کام کرنے کا۔ جب بھی کسی سویلین کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم آگے بڑھ کر کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو چنار کور نے کام کرا ہے یہ ہمارے خون کے اندر ہے، اور خاص طور سے اگر کشمیری پاپولیشن اور چنار کور ایک ہیں
तो जहाँ भी किसी आदमी को प्रॉब्लम होगी, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि हम पढ़ के उनकी मदद करें। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुशियाँ वापस लाओ, और खुशियाँ वापस लेके आने का जिम्मेदारी जो है, जो यूथ है उसका है, क्योंकि एक यहाँ पे एक नेरेटिव जो गंदा नेगेटिव नेरेटिव चल रहा था, उससे हटने की जरूरत है। उनको जिम्मेदारी उठानी है कि ये समझें कि नेगेटिव नेरेटिव कौन चला रहा है, उसे हट कर करके एक खुशी का नेरेटिव उनको निकालना है, प्रोग्रेसिव नेरेटिव, डेवलपमेंट का नेरेटिव। जिला कठुआ के बिल्लावर सब डिवीजन से जम्मू जा रही मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। जम्मू कश्मीर की नंबर प्लेट वाली ये बस गालिब के करीब पलट गई, जिसके नतीजे में एक खातून की मौत हो गई। इस हादसे में 7 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी कठुआ लाया गया। हादसे का शिकार लोगों ने बताया कि गाड़ी खराब होने की वजह से हादसा हुआ है। लोगों ने हादसे की असल वजूहात मालूम करने की मांग की है। इस पहाड़ी इलाके में चलाई जा रही गाड़ियों की जांच कराने की लोगों ने मांग की है। वहाँ से घर आ रहे थे तो गाड़ी पहले से ही खराब थी, शला में ही खराब हो गई। उसने फिर भी आगे लाई, ब्रेक फेल हो गई तो गाड़ी उल्टी हो गई, चोट लगी, पेट में लगी। अभी तो फिर कहाँ ले गए आपको? उसके बाद रामकोट ले गई, रामकोट से रेफर किया यहाँ जीएमसी। जिला डोडा में पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तसद्दुक हुसैन शेख और एईई दौलत राम के दरमियान मुबैना हाथापाई हुई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लकड़ी से हमले में एईई की गर्दन पर चोटें आई हैं और उन्हें कुछ टाके लगे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच अक्सर नाइत्तेफाकी पाई जाती थी। एईई डोडा ने अपने अफसर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ डोडा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। अभी तक इस सिलसिले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 4 साबिक वज़राए आला को सिक्योरिटी में कमी के मामले पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अपने दौर इख्तिदार में उन लोगों ने कभी भी किसी की सिक्योरिटी का नहीं सोचा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर एडवोकेट बशीर अहमद डार का कहना है कि उनकी पार्टी मरकज के इस फैसले के हक में नहीं है, लेकिन जो लोग इस फैसले पर आज वावेला कर रहे हैं उन्हें माजी का वक्त भी याद करना चाहिए। उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये है कि ये दिल्ली के लाडले हैं, ये उनके प्यारे हैं, उनके अपने हैं, उनसे कभी छीनते हैं एनर्जी, कभी देते हैं। मेरा लीडर सजाद साहब, वो तो Z+ कैटेगरी उसको उनको अलॉट हुई है, लेकिन कागजों में है। वो मौके पर जब आप देखेंगे 3-4 पुलिस वाले उसके पास हैं और वही उसकी हिफाजत पर मामूर है। और आप कभी आप भी गए होंगे, मैं भी जाता हूं, कभी तलाशी भी वहां नहीं होती है। जब हमें अपना वाक़ा याद आता है, अपने लीडर का वाक़ा याद आता है, जब 2002 में 18-19 मई को इनपुट आ गया, एक कॉन्फिडेंशियल इनपुट आ गया चीफ मिनिस्टर थे फारूक साहब के लोन साहब के बारे में कि उसको खतरा है, उसको 21 मई को जाना है उधर ईदगाह में मौली साहब की बरसी पर, तो खतरा था। इसको इनपुट भी आ गया। उसने उस वक्त कहा था, हमें याद है, उसने उस वक्त कहा था कि हम क्यों देंगे, मेरे इतने लोग मर गए, एक लीडर मर जाएगा तो क्या होता है, नहीं दिया। फिर लोन साहब गए, उनको वहां कत्ल किया गया, वो शहीद हो गए। सियासत किसी की जायदाद नहीं होती है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। उस वक्त वो माई बाप था पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का। उसने वहां पर वो जुल्म की हद पार कर दी जब उसने सिक्योरिटी देने से इनकार किया। उसने ये भी कहा इस हद तक कि ये कौन है, कोई लड़का निकला है, अब लीडर बनने जा रहा है, इसको क्या सिक्योरिटी मिली। 3 महीने फिर सजाद साहब को फिर सिक्योरिटी नहीं दी गई। उनको कल वापस भी दे सकते हैं, मायदा तो उन्होंने किया है, लेकिन मुझे अपने जख्म याद आते हैं। अब ये भी बेबस हैं, बेसहारा हैं। अब इनको भी याद रखना चाहे कि जो ये लोग सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को धमकाते थे कि आप हमारे साथ आ जाओ तो हम सिक्योरिटी देंगे, आज उनके पास नहीं। अगर इस एलीट क्लास को अब नहीं मिल रही है तो ये क्या वायबल है। या तो उनको बिहेव करना चाहिए था अपने वक्त में, हम उनका साथ देते कि इनको सिक्योरिटी दे दो। हालांकि ये लोन साहब के साथ ही नहीं है, बहुत सारे लीडरों के साथ उन्होंने किया अपने दौर में। ये इस सिक्योरिटी मामलात को एज चीफ मिनिस्टर ये दोनों खानदान ये बनाते थे अपना वोट बैंक,
ये कहते थे फलानी आदमी को हम सिक्योरिटी दें क्योंकि यहाँ हालात खराब हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, दो राय ही नहीं है। ये कहते थे आप हमारे साथ चलो तो हम सिक्योरिटी देंगे। एसपी को फोन करते थे इसको, वो आदमी भी मजबूर होता था तो वो उनके साथ जुड़ता था तो सिक्योरिटी के बुनियाद। लिहाजा अपने पावर को मुझे सिंपली ये कहना है कि दे हैव मिसयूज्ड देयर पावर ड्यूरिंग देयर टेन्योर, अब उनको उसका बदला इसी दुनिया में। लोन फ्रॉड केस में हुक्काम की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने के खिलाफ श्रीनगर में लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि एक शख्स ने धोखाधड़ी से उनके नाम पर बैंक से कर्ज हासिल किया है। उनका कहना है कि ये शख्स फरार है और पुलिस की तरफ से शिकायत के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महराजुद्दीन, मेरे हाथ में महराजुद्दीन यतू की जो ये पिक्चर है, बेसिकली महराजुद्दीन यतू ने हम सब लोगों पे जेके बैंक से मिलकर हमारे नाम पे फ्रॉड लोन्स निकाले हैं, जिसकी हमें खबर नहीं है। मतलब जेके बैंक ने भी हमें आज तक कोई इसके बारे में कोई इंटीमेशन नहीं की है। मीन टाइम आज 5 साल के बाद हमें पता लग रहा है कि हम लोगों पे लोन्स निकाले गए हैं, जबकि महराजुद्दीन यतू एब्सकॉन्ड है। और हम बेसिकली अब ये मतलब अपील करना चाहते हैं कि महराजुद्दीन यतू को पेश किया जाए, जबकि इसके घर वालों को पूरा पता है ये कहाँ पर है। इन लोगों ने जानबूझकर इसको एब्सकॉन्ड रखा हुआ है। मीन टाइम इसने मार्केट से, लोगों से, मतलब जहाँ जहाँ से, जिस कॉर्नर से पैसा उठाकर फ्रॉड करी है। इसने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, स्टेट सब्जेक्ट और आधार कार्ड। तो फिर मैंने इसको बोला आपको किस लिए चाहिए? बोला एक तो हम गाड़ियाँ लेते हैं और मेरे को ज़रूरत पड़ रही है गाड़ियों में नंबर वंबर चढ़ाने के लिए, आपके नाम पे गाड़ी निकालेंगे हम। 2014-15 में इसने मेरे को डॉक्यूमेंट लिया है। इसने मेरे नाम पे कोई अकाउंट खोला था, मगर मेरे को 2021 में पता चल रहा है मेरे नाम पे लोन है। जब मेरे को नोट्स पहुंच रही है तो मैं इसके घर गया नोट्स लेके, तो इसके घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, वो बाहर पैसे लेके लाने गया है, तो उसके बाद ये आएगा तो हम आपको 21 दिसंबर आपको लिक्विडेट वहाँ पर करेंगे। ना मैं बैंक पे गया हूँ, ना मैंने बैंक से कोई चेक बुक ली है, ना मैंने चेक पे साइन किया है। तो मेरे अकाउंट में अगर मेरे को पैसा डाला है तो उनको वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे को वहाँ पर बुलाना है, भाई आपका पैसा आ रहा है अकाउंट में तो निकालिए, क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है। भद्रवाह में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। पूरे इलाके में मौसम सर्द हो गया है। भद्रवाह के बेशतर इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासर हुई। लोगों को पीने के पानी की भी किल्लत का सामना है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि सिविल इंतजामिया गहरी नींद में है, क्योंकि हुक्काम बिजली, सड़क, राब्ता समेत दूर दराज इलाकों में ज़रूरी खिदमात को दोबारा शुरू करने के लिए बहाली का अमल शुरू करने में भी नाकाम रही है। लोगों ने लकड़ी और मिट्टी का तेल दस्तयाब न होने पर मुतल्लिका महकमे पर नाराजगी का इजहार किया। इस जम्मू कश्मीर में काफी डिफरेंट है। यहाँ पे एकदम से स्नोफॉल के बाद या ज्यादा बारिश होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करना असंभव है। इसलिए यहाँ पे कैरोसिन की सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को चाहिए कि वो यहाँ पे उसको कंटिन्यू किया जाए। जंगल से लकड़ी लाते थे पहले, वो भी नहीं लाने देते हैं, उसमें भी पाबंदी उन्होंने तय की है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये लकड़ी जो है, लकड़ी का इंतजाम करना चाहिए, ताकि सर्दियों में बर्फ में हमें लकड़ी की बहुत सख्त जरूरत होती है। बालन अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए। कैरोसिन ऑयल की हम बात करेंगे तो उससे भी थोड़ा सारा आराम कोई मिलता था, लोगों को थोड़ी सारी राहत मिलती थी। कैरोसिन ऑयल महकमा जो है मुतलका महकमे ने बंद कर दिया इस भद्रवाह पूरे कस्बा के लिए। तेल मांगने गए स्टोर पे तो बोलते हैं 1 साल से जो तेल बंद पड़ा था, तो तेल के वगैरह हमारा यहाँ पर काफी हमें मुश्किल होती है क्योंकि बर्फ ज्यादा गिरती है। लकड़ी की बात है, उसके लिए मैंने डीएफओ साहब से पहले भी बात की थी जब आप लोगों ने मेरे नॉलेज में ये चीज़ लाई थी। तो उनका कहना यही है कि उनके 3 डिपो हैं यहाँ पर, एक फॉरेस्ट ऑफिस में है, एक दुमेल में है और एक पनिजा में है या पनिजा में है। तो उन पे लकड़ी अवेलेबल है। कैरोसिन ऑयल की तो वो मैंने 2 बार टेकअप किया हुआ है डायरेक्टर CAPD के साथ। उनका कहना है कि एक पॉलिसी के तहत इसको बंद किया गया है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। तो उनसे मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की हुई है कि आप इस पे नजरसानी दो। गंदो भलिसा में शदीद बर्फबारी से रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम हो गई है और बेशतर इलाकों का सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गंदो और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा से राब्ता मुनक़ता हो गया है। गंदो भलिसा में गुज़श्ता 4 दिनों से शदीद बर्फबारी हो रही है और 4 से 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बालाई इलाकों में सड़क राब्ता मुनक़ता है। पहाड़ी इलाकों में मरीजों को अस्पताल ले जाने में परेशानी का सामना है। साबिक़ वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने
जम्मू जोन की डिविजनल इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ख़राब मौसमी हालात की वजह से किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में तमाम मनसूबों को मौसर तरीके से अंजाम दिया जाए। सरोरी ने कहा कि दूर दराज इलाकों से लोगों की शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि सड़कों से बर्फ़ नहीं हटाई गई है। इसके अलावा कई इलाके तारीकी में डूबे हुए हैं। सरोरी ने मुतासरा इलाकों में जल्द से जल्द राहती इक़दाम करने की इंतजामिया से मांग की। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो पटवारी हल्का, चौकीदार, नंबरदार को इलाकों में भेजे और जो नुकसानात हुए उनका तकमीना करें। और मैं साथ में ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि लोगों को राशन, पानी और ख़ास करके बिजली की जो मुश्किलात हैं, पिछले 3 दिन से बहुत से इलाके हैं जिनको टोटली बिजली नहीं है। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला पुलवामा में बर्फबारी से आम जिंदगी काफी मुतासर हुई है। इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने और बिजली सप्लाई की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर अमल में लाया गया। आज भी पुलवामा के कई मैदानी इलाकों का सड़क राब्ता बहाल किया गया। सिडको लासीपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट में बिजली सप्लाई को बहाल करने के साथ साथ अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाई गई है। संगरवनी का भी सड़क राब्ता बहाल किया गया। लोगों ने जिला इंतजामिया की काविशों की काफी सराहना की। जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। चाहे रोड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, उन्होंने फौरी तौर सड़कों से, बड़ी सड़कों से और राब्ता सड़कों से और ये जो अंदर गली कोचों से जो है वो बर्फ़ हटाया। बड़ी अच्छी तरीके से मशीनरी को उन्होंने काम पे लगाया। पावर सप्लाई की जहां तक बात करेंगे, पावर सप्लाई को रेस्टोर करने में उन्होंने कई घंटे ही लगा दिए। तो टाउन और मुल्हिका इलाकों में जो है पावर रेस्टोरेशन कल ही यहाँ पर बोला। डीसी शोपियां ने केलर का दौरा किया और बर्फबारी से पैदा हालात का जायजा लिया। इस दौरान लोगों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने कहा कि राहती कामों में इंतजामिया ने अहम रोल अदा किया। हालातों में लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो कुदरती आफात है, गवर्नमेंट को भी इसमें टाइम लगता है बर्फ हटाने में, कि इतनी मशीनरी अवेलेबल नहीं होते कि एट अ टाइम 10 या 12 घंटों में पूरे सारे रोड क्लियर हो जाए। लस्सी डबल रोड है, वो जो वहाँ से शादी मर्ग से कनेक्ट होके वहाँ केलर हॉस्पिटल तक आ रहा है। बहुत सारे पेशेंट को वहाँ से लाया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस रोड को अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पुलवामा वाले बोल रहे हैं कि ये शोपियान के एरिया में पड़ता है और शोपियान वाले बोल रहे हैं कि ये पुलवामा के एरिया में पड़ता है। अच्छा रोड ये केलर रंगवाड़ा तो बंचल अर्गचक तथ पे थोड़ा डिस्प्यूट पुलवामिस टेररस पुलवामिस नान रोड असली अगर तथ मनमानी कर। श्रीनगर में HF फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक खास तकरीब मुनक़्क़िद की गई। यहाँ नामी आर्टिस्टों और कलमकारों को एजाज़ से नवाजा गया। मरहूम गुलाम मोहम्मद शेख और अब्दुल रशीद फराशी की याद में यह तकरीब मुनक़्क़िद की गई। मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता शख्सियात यहाँ शरीक रहीं। मुंतज़मीन ने बताया कि अच्छा काम कर रहे लोगों की हौसला अफजाई के मकसद से इस तरह का अहतमाम किया गया। शुरका ने नई नस्ल को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। शोबे अदब से, फोटोग्राफी से, सहाफ़त से, समाजी खिदमत से, ब्रॉडकास्टिंग से और मुख्तलिफ शोबाजात में जो नुमाया कारकर्दगी करने वाले कई लोग हैं उनको एजाज़ात से नवाजा गया। और कुछ चीज़ें जो समाज को देनी हैं, हर शोबे के साथ वाबस्ता अफराद को समाज की भलाई के लिए उस पर रोशनी डाली गई। एक अच्छी बात है कि हम असलाफ को भी याद करते हैं और साथ में समाजी खिदमत के जज्बे को तरबीज देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं। हर साल यहाँ पे आर्टिस्ट को अवार्ड दिया जाता है, राइटर्स, एक्टर्स और सोशल एक्टिविस्ट हो, और जिन्होंने भी अपना लोहा मनवाया है, जिन्होंने भी कुछ ऐसा काम किया है जिससे हमारे कश्मीर का नाम रोशन हो और आगे आने वाली नस्ल को उन्होंने कुछ पैगाम दिया है अपने फ़न की वजह से, तो उनको हम यहाँ पे अवार्ड देते हैं हर साल। आज भी यहाँ पे बहुत सारे अवार्डीज़ थे, तकरीबन 30 अवार्डीज़ को हमने यहाँ पे आज नवाजा अवार्ड से। और इन अवार्ड्स की खासियत ये है कि इससे हमारे कश्मीर के लोगों को ये पता चलता है कि हमारे कश्मीर में कितना ट्रेजर है, हमारे कश्मीर में कितना टैलेंट है। राजौरी जिले के एक नौजवान उर्दू शायर उमर फरहत को बावकार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया।
یہ ایوارڈ انہیں ان کی اردو شاعری کے مجموعے زمین ذات کے لیے دیا گیا ہے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فرحت اردو زبان کے ایک ادبی جرید تفہیم کے ایڈیٹر ہیں۔ نیوز 18 سے گفتگو کرتے ہوئے فرحت نے کہا کہ ان کا مقصد ہے کہ پیر پنچال ریجن میں اردو زبان مزید ترقی کرے۔ انہیں کم عمری سے ہی لکھنے سے دلچسپی رہی ہے۔ وہ اردو زبان میں 3 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ عمر فرحت کے گھر والوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ LG منوج سنہا نے بھی ٹویٹ کے ذریعے انہیں مبارکباد دی ہے۔ یوا پرسکار ہے اور یہ مجھے میری کتاب ہے پوئٹری کی زمین ذات، اس پر ملا ہے اردو میں۔ اور بڑی بات یہ ہے سر کہ ہمارے یہاں UT جموں کشمیر میں یہ پہلا ساہتیہ اکیڈمی اردو میں ایوارڈ ملا ہے۔ سر بہت زیادہ خوشی ہے، کیونکہ ایک خوشی تو یہ ہے کہ بہت کم عمر میں اتنا بڑا ایوارڈ مل گیا، دوسری خوشی یہ ہے کہ ہمارے جموں کشمیر میں میں ہی سب سے پہلا شاعر یا ادیب ہوں جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے اردو میں۔ میری یہی سوچ ہے، میرا یہی مقصد ہے کہ میں اچھے سے اچھا لکھوں، اچھے سے اچھا تاکہ لوگوں تک پہنچاؤں، اور اپنے اس خطہ پیر پنچال میں ایک اردو کا ایک ایسا کام کروں تاکہ یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ آئندہ بھی یاد رکھیں۔ جو ہے فیملی بھی جو ہے سپورٹ میں تھی، اس کے ٹچ میں رہی کہ تاکہ چلو اس کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہ آئے، لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس قابل بنایا کہ آج اس کو جو ہے اس خوبصورت ایوارڈ سے جو ہے نوازا گیا ہے۔ اور میں LG صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ LG صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کر کے مبارکباد دی، میرے چھوٹے بھائی کو بائی نیم انہوں نے مبارکباد دی۔ معروف نقاد، مترجم، سیرت نگار اور شاعر پروفیسر رشید نازکی کو آج ان کی برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لٹریری فورم بانڈی پورہ کی جانب سے منعقد کیے گئے ویبینار کے دوران پروفیسر مجروح رشید، پروفیسر اشوک کول، فلسفی اور دانشور ڈاکٹر معروف شاہ، محمد یوسف مشہور، ڈاکٹر عادل محی الدین، ڈاکٹر رفیق مسعودی اور دیگر ادیبوں اور شعراء نے پروفیسر رشید نازکی کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ایک بلند پایہ ادبی شخصیت قرار دیا۔ اس ویبینار کے دوران نظامت کے فرائض میر طارق نے انجام دیے۔ دبئی ایکسپو میں انڈیا پویلین کے JK فلور پر ہاؤس بوٹ کا ریپلیکا یعنی اس کا ہو بہو نمونہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹریز کی جانب سے پہلی مرتبہ دبئی فیسٹیول میں ہاؤس بوٹ اور شکارہ کے نمونوں کو پیش کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اس ثقافتی ورثے کے بارے میں جاننے کے لیے وزٹرز نے کافی دلچسپی دکھائی ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن کی رکن رنچن لاہمو نے کرگل میں اقلیتوں کے لیے فلاحی اسکیموں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ LHDC کرگل کی طرف سے انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ کمیشن کے رکن کو کرگل میں اقلیتوں کے لیے کیے گئے کاموں اور فلاحی اسکیموں جیسے اقلیتی اسکالرشپ، خواتین کو بااختیار بنانے کی اسکیمیں، اسکل ڈیولپمنٹ اور دیگر اسکیموں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ کشمیر میں آج گرو گوبند سنگھ کا یوم پیدائش پرکاش اتسو منایا جا رہا ہے۔ سردی کے باوجود سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں نے سری نگر میں چھٹی سنگھ پادشاہی کا دورہ کیا اور امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ سردی اور برف باری کے باوجود صبح سے ہی بہت سے عقیدت مند وہاں پہنچے۔ صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی، دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں سب دان تو دیتے ہیں لیکن سروس دانی کہلانا اور اس میں اترنا بہت مشکل بات ہے۔ وہ صاحب کمال صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی پادشاہ سن، جنہوں نے اپنا پورا سربنس وار دیا۔ اتنی بات نہیں کہ ہر کوئی جر زورو اور زمین کے لیے لڑتا ہے، لیکن گرو گوبند سنگھ جی پادشاہ نے 14 جنگیں لڑی اور کوئی بھی ان چیزوں کے لیے نہیں لڑی گئی، اور ان 14 کے 14 میں انہوں نے فتح پراپت کی، جیت پراپت کی۔ اور گرو گوبند سنگھ جی ایسی شخصیت ہیں جس کے پتا جی گرو تیغ بہادر پادشاہ، جنہوں نے دلی چاندنی چوک میں اپنی شہادت دی، ان دنوں گرو گوبند سنگھ جی جس کا آج ہم پرکاش پرو منا رہے ہیں 9 سال کی عمر کے تھے، اور 9 سال کی عمر میں اتنے بڑے کارنامے کر لینا یہ بہت بڑی مہان بات ہے۔ پونچھ میں بھی سکھ طبقے کی جانب سے گرو گوبند سنگھ جی کا پرکاش اتسو عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ضلع بھر کے گرودواروں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ گرودوارہ سنگھ سبھا میں دیگر طبقوں کے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ کیرتن دربار سجایا گیا اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سب ڈسٹرکٹ ہسپتال پامپور کے نزدیک ٹریفک جام اور پارکنگ کے مسئلے کو لے کر کل نیوز 18 اردو نے ایک خبر نشر کی تھی، جس کے بعد انتظامیہ متحرک ہو گیا۔
तहसीलदार पामपुर ने फिलहाल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में आरजी पार्किंग बनाने का फैसला किया है। गाड़ियां यहाँ लाते हैं डायरेक्टली, हमारा यहाँ गेट खुला रहेगा, बॉयज़ हायर सेकेंडरी का गेट खुला रहेगा। यहाँ हमारे जो हैं जो इनके चौकीदार वगैरह वो अवेलेबल रहेंगे, तो आप गाड़ियाँ प्लीज़ यहीं पार्क करें ताकि जो सड़क है वो खुली रहे, किसी अलील बीमार को दिक्कत ना हो, उसकी गाड़ी ना फंस जाए, एम्बुलेंस ना फंस जाए, फायर सर्विस की गाड़ी ना फंस जाए या पीएचई का टैंकर ना फंस जाए। जब तक हम इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं तब तक आप प्लीज़ यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना आयतू ने लोगों को राहत पहुंचाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। हल्का इंतखाब नूराबाद कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ हटाने और ज़रूरियात ज़िंदगी पहुंचाने पर उन्होंने जोर दिया। सकीना कहती हैं कि आवाम को बिजली, पानी और दीगर मसाइल का सामना है। रोड पूरा क्लियर होना चाहिए ताकि लोग हॉस्पिटल तक और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको फराहम कर सके, चाहे वो राशन की बात हो, केरोसिन ऑयल की बात हो या बिजली डिपार्टमेंट को भी मुतहरिक होना चाहिए और बिजली जल्द अज जल्द जो है रेस्टोर की जानी चाहिए। पानी का जो मसला है उसको भी देखना चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, और रोड जो है वो बहुत जल्द क्लियर होने चाहिए क्योंकि पहले ही डिपार्टमेंट को पता होता है कि विंटर का सीज़न है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है। कस्बा त्राल में कल शाम शदीद बर्फबारी हुई, जिसके बाद म्यूनसिपल कमेटी ने कस्बे में तमाम मसाजिद, खानकाहों, अस्पताल और दीगर सरकारी दफातर तक बर्फ हटाकर आमदरफ्त को यकीनी बनाया है। एग्जीक्यूटिव अफसर ने बताया कि शाम तक तमाम रास्तों और गली कूचों से बर्फ हटा दी जाएगी। 80% रोड लैंड कस्बे की क्लियर किया है और इंशाल्लाह शाम तक पूरा हो जाएगा। रोड वालों, गाड़ी वालों से हमें ये इस्तिदा है कि सड़क गली कोचों पर अपनी गाड़ियां पार्क न करें, इससे हमें बर्फ हटाने में दुश्वारी पैदा हो। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बेरवा कस्बे में म्यूनसिपल कमेटी सड़कों से बर्फ हटाने के काम में मसरूफ है। उन्होंने मुख्तलिफ सड़कों से बर्फ हटाई। सड़कों से बर्फ हटाए जाने के बाद मकामी लोगों ने राहत की सांस ली। खाक के अछामा के लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि उनके इलाके में सड़कों से बर्फ हटाई जाए। अछामा में सड़कों पर से बर्फ न हटाने से जाने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि उन्होंने बर्फ हटाने के लिए बडगाम इंतजामिया से गुजारिश की, लेकिन अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने नूराबाद कुलगाम के कई इलाकों का दौरा करके यहां बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने खोरी बटापुरा, दमहाल और कुलगाम के मुतादिद इलाकों में बर्फबारी के हवाले से इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे कामकाज का जायजा लिया। डीसी ने सेहत और दीगर अहम महकमों की जानिब से बर्फबारी के बाद किए जा रहे इंतजामात का भी जायजा लिया। वेसो हल्के के डीडीसी मेंबर बिलाल दिवा ने आज कौमी शहरा और हल्के के कंडी इलाकों का दौरा करके यहां बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने लोडोरा के मकाम पर यात्री निवास और ATM सहूलियात मुहैया कराने पर जोर दिया। बिलाल ने इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात की सराहना की। टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे वाटर सप्लाई की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे बाहर से हमारे भाई लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, इनको बड़े मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए मैं अपने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक यात्रा निवास और एक ATM और एक टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए। गुरेज में फौज की जानिब से एक मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप मुनक्किद किया गया। भारी बर्फबारी के बावजूद ये नज़्म किया गया। कैंप के दौरान 57 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इनकी तशखीस के बाद उन्हें मुफ्त अद्वियात दी गई। बर्फानी तोदे गिर आने के खतरे के पेश नज़र लोगों को इस तरह की तिब्बी खिदमात फराहम की गई। मेडिकल कैंप मुनक्किद करने पर लोगों ने राहत की सांस ली है और फौज का शुक्रिया अदा किया। नायन राजपूत की ओर से एक यहाँ पे मेडिकल कैंप मुनक्किद हुआ था। मैं इनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और सिविल डॉक्टर भी थे और सीओ साहब का भी, नायन राजपूत के सीओ साहब का भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने लोगों को यहाँ पे टाइम पे दवाई पहुँचाई और उनका मेडिकल जो शॉप था उसमें मेडिकल टेस्ट वगैरह बाकी चीज़ें हो गई। इनका बहुत शुक्रगुजार है हम, जो एक तो अपनी देश की राखी, दूसरा लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अपने घर छोड़कर आकर ऐसी पहाड़ियों में एक थोड़ी देश की राखी, दूसरा तमाम अवाम के लिए खड़ा है हर हमेशा। राजौर के दूर उफ्तादा कंडी ब्लॉक के बर्फपोश इलाकों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन बर्फबारी के बावजूद बच्चों के घरों को पहुंचकर उन्हें टीका दे रहे हैं। बर्फबारी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तहम महकमे सेहत वाले 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। बर्फ पड़ी है
तो जो हमारा वैक्सीन का जो सिलसिला था 15 से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों का स्कूलों में, वो हमारी टीमें इस मौसम में भी जा रही हैं। और काफ़ी हाई रिस्क का एरिया है, जहाँ जहाँ जो स्कूल हमारा जो पहले दिन एक टारगेट बनता है, एक मैप बनता है हमारा माइक्रो एक्शन प्लान, उसके मुताबिक टीमें हमारी जा रही हैं। बर्फबारी के बाद पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने आज कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी के उमूर का जायजा लिया। डीसी ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का भी तफसीली जायजा लिया। अमले के अलावा मरीजों और उनके तीमारदारों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नॉर्थ कश्मीर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर मोहम्मद शफी मीर ने दीगर ट्रांसपोर्ट चेयरमैनों के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने ट्रांसपोर्टर्स के हक में जो फैसले लिए वो काबिल सताइश हैं। मीर के मुताबिक एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर से जिस तरह ट्रैफिक के निज़ाम को ठीक कर रहे हैं, बाकी अजला के अफसरान को भी इसी तरह के इक़दाम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ड्राइवर इन इक़दाम की मुखालफत कर रहे हैं उनका एसोसिएशन से कोई वास्ता नहीं है। बीजेपी की जानिब से जिला सदर कुपवाड़ा अब्दुर्रहमान लोन की क़यादत में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की गई। वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए। एक अहम फैसले में कहा गया कि आज के बाद जिला सदर के बगैर किसी भी लीडर को मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं होगी। जिला बडगाम के मागाम मेन मार्केट में पुराने दौर में नस्ब किए गए लकड़ी से बने बिजली के खंभे कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। अगर महकमे बिजली वाले जगह जगह लोहे से बने बिजली के खंभे नस्ब करने के बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, लेकिन मागाम मेन मार्केट में 1 दर्जन से ज्यादा लकड़ी के बोसीदा खंभे लगे हुए हैं। लकड़ी के इन खंभों पर से भारी बिजली की तरसीली लाइन गुजर रही है। मागाम मेन मार्केट से हजारों लोगों का गुजर होता है। बर्फबारी के दौरान ये खंभे कभी भी गिर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे खंभे देखेंगे, आज से तकरीबन 30 साल या 40 साल पहले वो यहाँ पे लगाए गए हैं, वो इतने ख़राब हो गए हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं। खासकर बर्फबारी जब ज़्यादा होगी, कभी भी बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता है। ये पोल है, ये कभी ये हिल रहे हैं, ये लकड़ी का है, ये कभी भी किसी के ऊपर गिर सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं इनको कोई और पोल लगाए। यहाँ पे मार्केट है, बिजनेस का हब है, यहाँ पे 40 साल पहले ये लकड़ी के पोल जो है यहाँ पे ये जानलेवा हो सकता है सर। बस रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, उनको बस मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि पोल चेंज किया जाए यहाँ पे। सतरा त्राल महकमे दही तरक्यात की जानिब से खेल के मैदान का काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया है। इसकी वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि मैदान की दीवार बंदी में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीडीओ आरिफुल फारूक अहमद मीर ने ग्राउंड का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो खुद इसकी देखभाल करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। अगरचे बर्फबारी से लोग काफ़ी जोश खुश हैं, मगर ये बर्फ लोगों के लिए कई मुश्किलात लेकर आई है। बिजली, पानी और सड़कों के हवाले से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोग दुआ कर रहे हैं कि इस बर्फ के नीचे कोविड भी दब जाए। नाज़रीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर ख़ास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखें लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।